नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड के मांडर में उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव, और माना जा रहा है कि बड़ा लिटमस टेस्ट होगा 2024 से पहले। साथ ही साथ जो उथल पुथल मचा है झारखंड में, उसका भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। यदि महागठबंधन जीतता है तो मानकर चला जाए कि हेमंत सरकार के लिए बड़ी राहत की बात होगी, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो हेमंत सरकार पर प्रेशर दबाव और भी बढ़ता नजर आएगा। दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या महागठबंधन, पूरी तरह से सियासी ताकत दिखाने के लिए यहां पर तैयार है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं प्रतिक्रिया। जनता पूछ रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का वादा कहाँ गया। कहाँ तो 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का था, यहाँ ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। लगातार हत्या, लूट, कसोट, आपराधिक घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मांडर चुनाव में जनता स्पष्ट से संकेत देगी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचारियों का राज। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के विकास वाली सरकार को यहाँ आना चाहिए। और मांडर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर जी, जो पहले भी विधायक थी और वहाँ पे विकास के कार्य बहुत उन्होंने किए भी हैं, कुछ उनके अधूरे सपने और हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वहाँ की जनता मांडर में गंगोत्री कुजूर जी कमल छाप पर मुहर लगाएगी, वोट देगी, और गंगोत्री कुजूर जी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजयी होगी। मांडर की जनता पहले भी न्याय की है बंधुता के साथ, और देख रही है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ठीक चुनाव के पहले कहीं ना कहीं उनको बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, तो ठीक चुनाव के पहले वो एक आदिवासी विश्वास रैली करते हैं। और निश्चित तौर पे मैं 100% कहता हूँ आपसे कि निश्चित तौर पे ये सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और मांडर की जनता जो है बिल्कुल कांग्रेस की बेटी, झारखंड की बेटी को आशीर्वाद। और चलिए, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। प्रदीप सिन्हा जी इस वक्त हैं प्रवक्ता बीजेपी के। प्रदीप सिन्हा जी, आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, स्वागत है सर आपका। सुशांत मुखर्जी हैं नेता मासस के। सुशांत मुखर्जी, आपका स्वागत है। प्रदीप सिन्हा जी के पास सबसे पहले चलते हैं। प्रदीप सिन्हा जी, माना जा रहा है कि मांडर उपचुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। 2024 की तैयारी का आगाज़ आप लोग कर चुके हैं। जिस तरह से आदिवासी सम्मेलन, बिरसा मुंडा, है ना, विश्वास रैली आप लोगों की तरफ से किया गया। झारखंड में पहले भी चुनाव हो जाए, इसके भी बड़े संकेत आप लोग लगातार दे रहे हैं। तो क्या मानकर चला जाए कि मांडर उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल है? बताइए सर। आप प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं प्रदीप जी थोड़ी देर के बाद आऊंगा। आपकी आवाज़ यहां तक नहीं आ रही है। चलिए, मैं इस वक्त लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से बात करना चाहूँगा। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, महागठबंधन की तरफ से, यानी कि कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी तिर्की वहाँ पर उम्मीदवार बनाई गई हैं। मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए, जो दावे आप लोग कर रहे हैं कि जीतेंगे, हम ही लोग जीतेंगे, जबकि इतना उथल पुथल मचा हुआ है, जनता इस वक्त नाराज़ दिख रही है हेमंत सरकार से, कैसे जीत पाएंगे? किस तरह की सियासी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोग को? सर, निवेदन आपसे एक ही है कि हमको बोलने दीजिएगा, यही आग्रह। बोलिए सर, बोलिए सर। बोलने से पहले 2 मिनट इसी में खा जाते हैं। बोलने दीजिएगा। अभी हमने बीजेपी का एक बड़ा बढ़िया जुमला सुना कि बहुत हुई भ्रष्टाचारियों की राज, हाँ, अब आएगा राम राज। न लूट होता है बीजेपी के सरकार में, न भ्रष्टाचार होता है, न हत्याएं होती हैं, न बलात्कार होता है, सब राम राज्य। एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पीता है, एक घाट पर पानी पीता है। मैं ये निवेदन करूं कि याद रखिएगा, ये बीजेपी को जो दिखाई देती है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि झारखंड की जनता पूछ रही है। मेरे भाई, झारखंड की जनता नहीं पूछ रही, झारखंड की जनता ने तो मुहर लगा दिया है। और अब ये फिर उपचुनाव आपको बता देगा ये मुहर कहाँ लगता है। झारखंड में लोगों ने ये पहले से ही मन बना लिया है। यहाँ की जो परिस्थिति है, अब हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं। तिवारी जी, एक बात बताइए, सुनिए, एक बात बताइए, ये सीट क्यों खाली हुई थी? पता है ना आप लोग को? देखिए, तो जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि जिस वजह से सीट खाली हुई
है ना, देखिए, फिर उसी पार्टी को, है ना, फिर उसी पार्टी को उम्मीदवार को यहाँ पर जिताया जाए। गौरी शंकर आय से अधिक संपत्ति का मामला है ना विधायक बनने के बाद। गौरी शंकर जी कितने आय के संपत्ति के मामले में कितने करोड़ों करोड़, ये पूछिए नहीं, माननीय पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी के कितने आय के मामले में वो दंडित हुए हैं, ये झारखंड की जनता ने देखा है। अगर इंटेंशनली आप आयकर का छापा, ईडी का छापा और ये अगर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके, आप माने नहीं माने तिवारी जी, लेकिन वजह क्या निकल कर सामने आई? क्यों आखिरकार यहाँ पर उपचुनाव मांडर में करवाया जा रहा है? क्योंकि आपके पूर्व विधायक, आपके बंधु तिर्की पूर्व विधायक के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बना है ना। ये तो बेवजह के खर्चे हुए। अगर वो ईमानदार होते, आपके विधायक जी ईमानदार होते, अच्छे से काम करते, जनता के लिए काम किए होते, तो मांडर में उपचुनाव क्यों होता आज की तारीख में? तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है ना भाई साहब। गौरी शंकर जी, पूजा सिंघल प्रकरण में जांच का परिणाम आने दीजिए पटल पर, सारी कलई खुल जाएगी। कई भाजपा के विधायक के नाम उसमें आ रहे हैं। उससे पहले चुनाव हो जाएगा मांडर का चुनाव हो जाएगा, तो आप इंतजार करिए 26 जून का। मांडर में फिर शिल्पी नेहा तिर्की को के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगेगी। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। नहीं, कैसे लगेगी? तिवारी जी कह दिए इसलिए थोड़ी ही लग जाएगी मुहर कैसे जबकि सारी वजह और सारे हालात जो आप लोगों के खिलाफ हैं। यहाँ से कांग्रेस के, सुनिए भाई साहब सुनिए, यहाँ से कांग्रेस की विधायक थे बंधु तिर्की, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बना, दोष साबित हो गया है ना, सदस्यता रद्द कर दी गई, तब ना उपचुनाव हो रहा है तिवारी जी। मैं कह रहा हूँ कि बीच बीच में इतने ही सवाल प्रदीप जी से पूछिएगा। इसी पर मेरी आपत्ति है कि हमको बोलने दीजिए, बोलने नहीं देते हैं, ये बड़ा आपत्तिजनक जवाब नहीं है भाई साहब। तिवारी जी क्या बोलने जवाब नहीं है तो इंतजार कीजिए ना। मैं क्या स्वीकार करूंगा? आप इंतजार कीजिए, 26 जून का इंतजार कीजिए, फिर मुहर लगेगी, जवाब आपको भी मिल जाएगा और बीजेपी को भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आ रहे हैं प्रदीप जी के पास आ रहे हैं। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है सर? इंतजार कीजिए। हाँ, प्रदीप सिन्हा जी एक बात बताइए, आप लोगों के लिए मांडर का जो उपचुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव है, कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट है, आपके लिए ही नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए भी। जिस तरह से उथल पुथल झारखंड में मची हुई है, सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो जो जीतेगा उसके खाते में जनता का एक बड़ा भरोसा जागेगा कि जनता किसके साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मांडर के लिए दरअसल क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या रणनीति है? अब तिवारी जी तो कह रहे हैं कि हम ही लोग जीतेंगे, लेकिन वजह उपचुनाव यहाँ पर क्यों यहाँ पर कराया जा रहा है, वजह सबको पता है, तो जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। हाँ, पूरा पता है, हाथी उड़ाने वाला भी पता है। बताइए प्रदीप सिन्हा जी। गौरी शंकर जी, ऐसा ना कि लग रहा है कि तिवारी जी को बोलने का ज्यादा शौक है। हम सबों को भी समय उन्हीं को दे दीजिए, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। बोलने नहीं दिया, तब से लगातार वही बोले जा रहे हैं। सुशांत, ये बात वैसे आप सही कह रहे हैं प्रदीप सिन्हा। अब रुके तिवारी जी थोड़ा बोलने दीजिए उनको, अब बोलने दीजिए भाई साहब। फिर आप 2 मिनट के बाद बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, कान आंख सब बंद कर लिया, आप ही लोग बोलिए। मालूम चला सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो शो में। जी गौरी जी, बोलिए प्रदीप सिन्हा जी। बीजेपी का प्रवचन सुनवाइएगा तो हम बोलबे करें। जो उपचुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से कोई भी चुनाव हो, चुनौती होती है उसमें, हम इसको हल्के से नहीं लेंगे। लेकिन किन परिस्थितियों में वहां चुनाव हो रही है, इस बात पर भी वहां की जनता जरूर ध्यान दे रही है। बिल्कुल, कि जो आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे बंधु तिर्की पर, यानी भ्रष्टाचार से जुटाया हुआ धन, इनका जो एक सिंपल प्ले होता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन यह फैसला तो कोर्ट ने दिया, कोर्ट के समक्ष जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, वहां बंधु तिर्की के भी वकील ने अपना पक्ष रखा होगा, सारी दलीलें दी होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोर्ट यह मानता है कि नहीं, बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी हैं, तो इन लोगों को प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि हमारे पास तो मुद्दे हैं, विगत 2.5 साल के सरकार के मुद्दे, विफलता के जो मुद्दे हैं, वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। कि आज सरकार का कोई भी जो दल है शामिल, उसमें कोई भी इस बात की चर्चा नहीं करता कि 5 लाख नौकरियां देनी है कि नहीं देनी है, इस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता। उसके अलावे में बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन लोगों ने मैनिफेस्टो में की थी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात इन लोगों ने की थी। उसके अलावे 3 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देने की बात कही थी, जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है लोगों को,
उसमें एक कमरा अलग से बनेगा बड़े बुजुर्गों के लिए। मुख्यमंत्री जी का वादा था राज्य की जनता से, तो ये सारी चीज तो इन्होंने किया नहीं। एक काम जरूर किया कि विगत 2.5 वर्षों में जो वाउचर मिला है इनको, जो कोरोना का इरोना रोते रहते हैं तिवारी जी कि 2 साल कोरोना में बीत गया, इस खाली पीरियड में एक काम इन लोगों ने जरूर किया कि पूरी प्लानिंग तैयारी की कि मुख्यमंत्री खुद सहित अपने नजदीकी रिश्तेदारों को, दोस्तों को किस तरह से उपकृत करेंगे और पूरा कुनबा किस तरह से खनिज पदार्थों की लूट में शामिल हो जाएगा। ये प्लानिंग खूब अच्छे तरीके से तैयार की। भले राज्य विकास में पिछड़ जाए, लेकिन इनका विकास नहीं रुकना चाहिए। इनके लोग समृद्ध कैसे हों अल्प समय में, इसकी पूरी व्यवस्था इन लोगों ने कर दी। लेकिन एक बात बताइए प्रदीप जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वहां से, जिनको आप लोगों ने वहां से उतारा है, कुजूर जी को, और जो कांग्रेस की तरफ जो उम्मीदवार हैं, उन दोनों में एक बड़ा फर्क ये नजर आ रहा है कि बंधु तिर्की का एक सियासी जनाधार है ना मांडर में, जबकि कुजूर जिनको आपने उतारा है उनका सियासी जनाधार में थोड़ी सी कमी है। तो कहीं इससे कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी बीजेपी को? बीजेपी फिर इसके लिए क्या रणनीति बना रही है? देखिए, जो लोग ऐसा समझते हैं कि गंगोत्री कुजूर के राजनीतिक जनाधार में कमी है, तो इसी गंगोत्री कुजूर ने 2014 में बंधु तिर्की को 7,500 से ज्यादा मतों से हराया था। हाँ। ठीक है, 2019 के चुनाव में उनको मौका नहीं मिला, देव कुमार धान चुनाव लगे, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन जिस तरह से विगत 2.5 वर्षों में गंगोत्री कुजूर ने क्षेत्र को छोड़ा नहीं, बिल्कुल क्षेत्र के लोगों के साथ सुख दुख में शामिल रही, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता भी देख रही होगी कि कौन सा प्रत्याशी उनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि देव कुमार धान भी चुनावी मैदान में है। और अभी तक मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण बदल चुका है, क्योंकि बंधु तिर्की की वजह से उपचुनाव हो रहा है, पूरी जनता जान चुकी है किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा था। बंधु तिर्की की वजह से यहाँ पर उपचुनाव एक अननेसेसरी एक खर्चा बढ़ा दिया गया सरकार का, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब मासस के नेता इस वक्त सुशांतो मुखर्जी के पास में आना चाहता हूँ। सुशांतो जी, अब मुझे आप ये बताएं कि मांडर का जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त है, उस राजनीतिक समीकरण में जो सबसे बड़ा हथियार कह सकते हैं वो है जनता। और जनता के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? बीजेपी, महागठबंधन, मासस, क्या चल रहा है? क्योंकि जनता को पता है कि है ना, बंधु तिर्की किस तरह से यहाँ पर उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे, कांग्रेस पार्टी में जैसे तैसे मामला चल रहा है झारखंड में, तो मामला तो थोड़ा कमजोर तो लग ही रहा है ना महागठबंधन का। आप देख लें कि 19 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं, सब में सरकार के पक्ष में आई है। हाँ। ठीक है, ये गौर कीजिएगा, जितने भी उपचुनाव हुए हैं। और दूसरी बात, जिस क्षेत्र में ये चुनाव है वहां अगर समीकरण देखेंगे, समीकरण में अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग बड़ा नजदीक में देखते हैं। हाँ। हम लोग कोई स्टूडियो में बैठ के बोलने वाले नहीं, हम लोग घूमते हैं, देखते हैं क्या परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ऐसा है कि हम बता दें कि झारखंड मतलब 2000 से लेके 2019 के बीच में चुनाव में जीत की जो अंतर थी, उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा होगा जो शिल्पी जीतेगी। क्योंकि जनता की रोष एक आ गई है, जो जनता को वो समझ में आ रहा। एक बात निश्चित तौर पर न्यायालय ने इन्हें 6 लाख रखने का इसमें इनका सदस्यता गया, ये निश्चित है। लेकिन जनता समझ रही है, आदिवासी मूलवासी वहां समझ रही है, जो आपको उड़ाव क्षेत्र पूरा है, वो सोच रहे हैं कि ये जान के बीजेपी ने ऐसा करा दिया। जो मस्तिष्क में जो गया है वो हटेगा नहीं। और देखिए, भाजपा ने बहुत अच्छी काम की है। आप जो देख रहे कि देव कुमार धान जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो देव कुमार धान मतलब वो भी बीजेपी के हैं। हाँ। ठीक है, और एक ये बीजेपी के हैं। लेकिन देव कुमार धान को इसलिए खड़े हैं कि देव कुमार धान को और एक कैंडिडेट है कि बंधु के वोट को कैसे कम किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि सब जोड़ने के बाद भी बंधु जो शिल्पी की जो वोट आएगी उसमें काफी अंतर रहेंगे चुनाव में, क्योंकि जनता बता रही है या हम नहीं। हम लोग गांव घर में घूमते हैं, तो क्या सुशांतो जी, जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं इसका पड़ेगा? ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि बंधु के ऊपर किस तरह के आरोप थे, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप थे? प्रभाव पड़ा जनता के बीच। देखिए, जनता ने प्रभाव दिया। जब देखिए हमारे यहाँ हाथी उड़ा के
20 लाख एकड़ जमीन को बेच दिया गया, तो 28 में से 26 सीट छीन लिए गए बीजेपी से, आदिवासी क्षेत्र में रिजर्व सीट सिर्फ 2 मिले। ये चीज यहाँ नहीं है, यहाँ बचाया जा रहा, यहाँ लोगों को बचाया जा रहा। इसलिए लगता है कि 3 गुना तो निश्चित तौर पर जीत में आएगी फर्क। आपको बता दें, हम फिर आपके चैनल पर जीतने के बाद हम बैठेंगे 23 तारीख नहीं 26 तारीख के बाद निश्चित आएगी, क्योंकि लोगों के एक हुजूम दिखे जा रहे हैं। बीजेपी में जो आप टकराव देख रहे हैं वो टकराव नहीं है, वो जानबूझ के हमें लगता है पॉलिटिकल है कि देव कुमार धान को हो सके अभी पार्टी भी निकाल दे कि और उनको अच्छे से वोट मिले और वोट कुछ कटे। लेकिन ये बात नहीं होने वाली, जनता समझ चुकी है, जनता तय कर ली है कि जो माटी के बेटी को वोट देना है और वो जीतेगी। नहीं तो ये तो एक तरफा फेवर वाली बात हो गई ना। नहीं फेवर नहीं, आप सुशांत देख लेंगे मुखर्जी, ये तो 2000 ये से लेके अभी तक राजनीतिक समीकरण भी तो कोई चीज होती है या नहीं क्या होती है? राजनीतिक समीकरण? राजनीतिक समीकरण में आज मांडर में उपचुनाव कराने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर बंधु जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते, सिद्ध नहीं हो जाते, हम तो बता रहे हैं, अगर बीजेपी को और भी वोट कम करनी है तो जाके वो भाषण दे कि 6 लाख रुपया से इसकी भ्रष्टाचार आई थी बंधु तिर्की की, और उसको वोट मत दो, उसके ऊपर आरोप है 6 लाख, जो एक टेंट लगा के 10 लाख खर्चा कर दे सकते हैं, 50 लाख खर्चा कर दे सकते हैं, जिसका कोई दिखावट नहीं होती है। लेकिन 6 लाख बंधु तिर्की के ऊपर लगे हैं आरोप, ये हम कहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है सुशांतु जी, इसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मांडर उपचुनाव को गंभीरता से दोनों ही पार्टियां लेंगी, क्योंकि दोनों के लिए नाक का सवाल है। अगर मांडर महागठबंधन के हाथ से निकल गया, मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के पास आ रहा हूं। तिवारी जी, एक बात बताइए, कर क्या रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग की रणनीति क्या है इस वक्त मांडर में? देखिए सर, हम बहुत अधिक कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये नहीं वो नहीं। मैं यही निवेदन करता हूं कि आप 26 का इंतजार करिए, जवाब मिल जाएगा आपको। एक दूसरा कि दादा ने कहा अभी कि देव कुमार धान जी लड़ रहे हैं, हमको जो जानकारी है एक और व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जो भी बीजेपी के खेमे से आते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग फिर शिल्पी आप लोग सुनिए, तो आप लोग है ना बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी तिर्की को क्यों टिकट दे दिया है ना? परिवारवाद का ऐसे ही आरोप लग रहा है, फिर परिवारवाद को वहां पर घसीट दिए। अरे परिवारवाद तो बीजेपी में लंबी फेहरिस्त है, कितना उदाहरण दिया जाए, कई बार दिया जाए। हम ये निवेदन करें आपसे, आप ध्यान रखिएगा कि 6000 दादा बोल रहे हैं 6 लाख, हमको तो दादा बीजेपी वाले कहे कि 6000 करोड़, 6 लाख करोड़ नहीं, 6000 करोड़ आय से अधिक संपत्ति था बंधु तिर्की जी का। ये बीजेपी वाले कहे हैं भाई, हम तो अब आप ही बोल रहे हैं दादा 6 लाख। 6000 करोड़ के आरोप में बंधु तिर्की गए हैं, रिजल्ट मिल जाएगा, घबराइए मत, ये सारी खुशफहमी निकल जाएगी। अरे मेरा उत्तर समझ में नहीं आ रहा है प्रदीप जी, बताइए प्रदीप जी, बताइए। पता नहीं है हमको। अच्छा, बता रहे हैं आपको, प्रदीप जी बता रहे हैं, सुनिए तो प्रदीप जी बोलिए। 6 लाख रुपया के भाई साहब, आंकड़े इतना गलत मत बोलिए, बोलने दीजिए प्रदीप जी को, सबको पूरी दुनिया को पता है क्या आंकड़े हैं। मतलब कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोल जाना है, अनर्गल कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीरियस डिस्कशन के लिए होता है। यहाँ ये व्यंग्यात्मक है, 6000 कुछ भी करोड़ बोल जाए, आपके पास कोई सबूत होता है कि बीजेपी के नेता ने ऐसा कहा है तो अरे क्यों अपना हाथ स्थिति बनाते हैं आप? अरे ये व्यंग्यात्मक है, 6000 करोड़ इस तरह का होता है के लिए, बीजेपी के लिए कभी भी उसी तरह की हो जाएगी जैसे लालू यादव की थी, लालू यादव की थी। कभी वैसे ही बन जाए। जवाब मिल जाएगा, घबराइए मत, जवाब मिल जाएगा। 26 को तो भाई परिणाम आ रहा है, मिलेगा तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होंगे तो 26 को तो परिणाम आएगा। एक बात बताइए प्रदीप जी, एक बात बताइए, कांग्रेस की तरफ जो उम्मीदवार खड़ा किया गया वो तो परिवार का ही मसला है पूरा, उसी परिवार के लोग को आगे सामने कर दिया गया, जिस परिवार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, है ना, कोर्ट कचहरी हुआ, सब कुछ सिद्ध हो गया, सदस्यता रद्द हो गया, उपचुनाव हो रहा है, फिर उसी परिवार से को खड़ा कर दिया गया। आप लोग इस मुद्दे को जब चुनाव प्रचार में जाएंगे, इस मुद्दे को कैसे उठा पाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल जनता के बीच रखेंगे इन चीजों को कि आखिर चुनाव की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, और जो लड़की एक दिन भी कांग्रेस पार्टी की काम में नहीं आती है,
किसी कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी कभी। लेकिन उसको जब टिकट देने की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी तुरंत सहज तैयार हो जाती है टिकट देने के लिए। हाँ। जाहिर तौर पर उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब रविंद्रनाथ उरांव या मुंडा लड़े थे चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो उस कैंडिडेट को दोहराव करने की भी जरूरत इन लोगों ने नहीं समझी। बंधु तिर्की से इस कदर ये लोग ऑब्लाइज हैं कि भ्रष्टाचार का पोल कहीं खुल न जाए, बंधु तिर्की मुखर होकर कांग्रेस के मुखालफत में न आ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं शिल्पा तिर्की को आगे किया गया है। लेकिन राज्य की जनता भी समझ रही, क्षेत्र की जनता होशियार है। हम तो जाएंगे मुद्दों के साथ, अब जनता स्वीकार करे न करे उसकी मर्जी, लेकिन हम भ्रष्टाचार को लेकर जाएंगे। जी प्रदीप जी, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूं। सुन रहे हैं पूरी सियासी ताकत आप लोग झोंकने में लगे हुए हैं, क्योंकि मांडर में जीतना ही है, हर हाल में जीतना है, क्योंकि इतनी उथल पुथल मची हुई है प्रदेश में, तो इसे भी है ना, इस तरह की तमाम चीज़ों को भी करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी सियासी लेवल पर। देखिए, बीजेपी को आगे आप अगर जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम कोई भी कार्यक्रम हो, अगर चुनावी कार्यक्रम है तो उसमें, या फिर सांगठनिक कार्यक्रम है तो उसमें भी हम ऑल आउट एफर्ट के साथ जाते हैं। हम बेमन से कोई प्रयास नहीं करते। हमारी ताकत पूरी लगेगी, सांगठनिक क्षमता जो है हमारी, उसका हम पूरा उपयोग करेंगे। उसके अलावे हमारे नेताओं के दौरे लगेंगे। ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं आगामी 15-20 दिनों के जो चुनावी कार्यक्रम होगा उसमें। और राज्य की क्षेत्र की जनता को, मांडर क्षेत्र की जनता को हम बताएंगे कि विगत 2.5 वर्षों का कार्यकाल आप देख लीजिए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारनामों पर चुप्पी साध रखी है। एक तरह से मौन सहमति दे दी कि मुख्यमंत्री अगर अपने कुनबे को समृद्ध कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक बयान तक नहीं आया कि ये गलत हो रहा है। राज्य हित के प्रतिकूल है ये। राज्य की जनता को हमने वायदा कुछ किया, हम कर कुछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मौन धारण किए रही। तो इस मौन का जवाब भी तो जनता देगी ना। जनता मौन के साथ ठीक है, अपने वोट के माध्यम से ठीक है। अब तो पता तो खैर रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मांडर की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है। मैं सुशांतु जी से सवाल पूछ लेता हूँ। सुशांतु जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि उपचुनाव तो होते रहते हैं, कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं, है ना, उपचुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए, कुछ पता भी नहीं चला, है ना, 1-2 बार खबर चल गई, खत्म हो गई बात। मांडर पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इतना मांडर इस वक्त क्यों छाया हुआ है सुर्खियों में? नहीं, आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि मांडर सुर्खिया में, ऐसे कोई बात नहीं है। 2 पार्टी लड़ रही है, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है। ये लड़ाई हो रही है और सब जनता को, अगर आप 10 जनता को पूछ ले कि क्या रिजल्ट होगा, वो फिराइलाल से लेके मांडर तक बता दिए जाते हैं। हाँ। वोट कचहरी में बातें थी। हमें ये पूरे कंप्लीट आपको चैनल में माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, जीत की अंतर बड़ी होगी। और जो 2000 के बाद राज बनने के बाद उतनी अंतर मांडर में अभी तक जीत नहीं हुई। बस हम यही कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, आप तीनों यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।